हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और अपने पटवार और पुलिस कांस्टेबल के अंदर जीव विज्ञान के अंदर आने वाले जो टॉपिक है उनका अपना जो अंतिम पार्ट चल रहा है, अंतिम टॉपिक जो चल रहा है उसका हम आज लेने वाले हैं पार्ट 5। कौन सा? पार्ट 5 लेंगे आज। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने आर्च व्हिटेकर के आगे की तरफ बढ़ते हुए उसके जो पंच जगत प्रणाली है, कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई कंप्लीट कर लिया था, प्लांटी स्टार्ट कर लिया था और प्लांटी के अंदर भी हमने एल्गी यानी शैवाल को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्लांटी का अगला भाग यानी कि हम ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा वर्ग ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इस क्लास के अंतर्गत क्या आता है, किन किन जीवों को रखा गया है इस प्रकार के वर्ग के अंतर्गत। तो देखिएगा, पहले तो इसकी जनरल जानकारी लेते हैं कि क्या होता है ब्रायोफाइटा का मतलब, ये किसने नाम दिया, इसका अर्थ क्या है। उससे अपने को पता चल जाएगा कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है किसी भी एक प्रकार के पादप के वर्ग का। तो ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर? दो शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है। और ये दोनों शब्द कैसे हैं? ग्रीक वर्ड है। कैसे? ग्रीक वर्ड है। कौन कौन से है? देखो ब्रायोफाइटा के अंदर दो शब्द कौन से दिख रहे हैं अपने को? एक तो दिख रहा है ब्रायोन। क्या दिख रहा है? ब्रायोन। और एक क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है अपने को फाइटन। ब्रायोन और फाइटन, इनका मतलब क्या होता है? ब्रायोन का मतलब होता है मॉस, मांस नहीं, मॉस, ठीक है। और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स यानी कि पादप। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? मॉस लाइक प्लांट्स, मॉस जैसे पादप, मॉस जैसे पादप ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये तो इसके नाम को हमने तोड़कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये ब्रायोफाइटा शब्द दिया किसने? याद रखना कि ये ब्रायोफाइटा शब्द दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दिया था? ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा शब्द दिया था 1864 के अंतर्गत, ठीक है। इसकी जनरल डिटेल हो गई। ये पादप मॉस जैसे पादप ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है और इस वर्ड को ब्राउन ने 1864 के अंदर दिया था। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अध्ययन को लेकर, यानी कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है। अब ये तो इसकी जनरल डिटेल होगी। अब इसके ऊपर एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ चुका है वो देखिएगा। क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय ब्रायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा वाला है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं प्रोफेसर शिवराम कश्यप। क्या है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप क्या है? भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक है, ठीक है। ब्रायोफाइटा की बात कर रहे थे, ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ब्रायोफाइटा का भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक। अब एक इसके रिलेटेड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि ब्रायोफाइटा जो समूह है इसको क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत छोटे, बड़े, निम्न, जलीय, आवासीय सभी प्रकार के पादप आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब इसकी जातियों की बात की जाए तो भारत के अंदर ब्रायोफाइटा की जाति होती है 2850 के आसपास। कितनी? भारत के अंदर ब्रायोफाइटा की जातियां हैं 2850। और राजस्थान के अंतर्गत की बात की जाए तो केवल में से 89 जातियां ही पाई जाती हैं। राजस्थान के अंदर इसकी कितनी? 89 जातियां ही पाई जाती हैं, ठीक है। ये इसकी जनरल डिटेल होगी। इसके अंदर से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल सी बात करें, प्लांट के अंदर, प्लांटी के अंदर
अब इसका महत्व की बात करते हैं। इसका महत्व क्या होता है? देखो, इसका 2-3 ही मुख्य महत्व है। एक तो इसका पहला महत्व है कि इससे अपने को पिट कोयला बनता है। क्या बनता है? पिट कोयला का निर्माण होता है। क्यों होता है? कि एक ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाला प्लांट है जिसका नाम है स्फेग्नम। क्या नाम है? स्फेग्नम पिट कोयला बनाने में मदद करता है। ठीक है। दूसरी बात की जाए तो ये पादप सूचकांक के जैसे काम करते हैं। पादप सूचक के जैसे कार्य करते हैं। पादप के सूचक कैसे? कि कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं अपने को। क्या इंडिकेट करते हैं? तो देखिएगा, एक पादप का नाम है मार्केंसिया पोलीफॉर्मा। क्या नाम है? मार्केंसिया पोलीफॉर्मा। ये जो पादप है मार्केंसिया पोलीफॉर्मा, ये पादप बाढ़ आने व आग लगने का सूचक है। क्या है? बाढ़ आने व आग लगने का क्या है? सूचक है। यानी कि ये जिस जगह पर ये उगे हुए मिलते हैं वहां पर बाढ़ आने की या अत्यधिक मात्रा में आग लगने का सूचकांक है, वहां पर अपने को नहीं रहना चाहिए। ये पादप सूचक की तरह कार्य करते हैं। एक और है जिसकी हमने बहुत बार बात की है और एग्जाम के अंतर्गत बहुत क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर। नाम है पादप का फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। क्या नाम है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है। क्या है? ब्रायोफाइट्स है। और ये क्या करता है? ये जिस जगह पर उगा होता है वहां पर ये तांबे की उपस्थिति को दर्शाता है। तांबे की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि ये बताता है कि वहां पर तांबे की मात्रा ज्यादा है। तो इस प्रकार अपना जो ब्रायोफाइटा वर्ग है उसके मेन इंपॉर्टेंट चीजें डिटेल वाइज हमने बात की है। हमने पहले ब्रायोफाइटा का वर्ड को लिया। वर्ड किसने दिया था? ब्राउन ने दिया था 1864 के अंदर। ब्रायोफाइटा एक ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्द कौन कौन से? एक शब्द है ब्रायोन जिसका मतलब होता है मॉस, और एक होता है फाइटोन जिसका मतलब होता है प्लांट यानी पादप। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ब्रायोफाइटा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि मॉस जैसे पादप, यानी कि मॉस जैसे पादप नजर आते हैं। ठीक है। अब ये पता चल गया कि ये पादप होते हैं। कहाँ पाया जाता है? कि पादप जगत का इसे उभयचर कहा जाता है। सब जगह पर पाए जाते हैं, जलीय वगैरह में सभी आवासों में मिलते हैं। और ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ये भी हमने बात की। क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप है। ठीक है। और भारत के अंदर इसकी कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो 2850 जातियां पाई जाती है और राजस्थान के अंतर्गत केवल 89 जातियां ही ब्रायोफाइटा की पाई जाती हैं। इसका महत्व की बात की जाए तो ब्रायोफाइटन्स जो होते हैं वो पिट कोयला बनाने में मदद करते हैं और सर्वाधिक मात्रा में स्फेग्नम है तो पिट कोयला बनाने में मदद करता है। पादप सूचकांक की भी हमने बात की थी कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जो अपने को इंडिकेट करते हैं कुछ न कुछ प्राकृतिक जगहों की, प्राकृतिक आपदाओं की, प्राकृतिक खनिज की। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने मार्केंसिया पोलीफॉर्मा, ये बाढ़ आने व आग लगने का सूचक का प्रतीक होता है, यानी कि जिस जगह पर ये उगते हैं वहां पर बाढ़ और आग लगने की संभावना ज्यादा है। एक और पादप का हमने एग्जाम्पल लिया था वो था फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये पादप जहां पर उगता है वहां पर तांबे की अत्यधिक मात्रा होती है जमीन के अंदर खनिज के रूप में। तो हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पूरा देख लिया। अब हम बात करेंगे अपना प्लांटी का अगला वर्ग। कौन सा वर्ग? टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं। अपना जो मुख्य तीसरा क्लास या वर्ग है किसकी? प्लांटी की। उसका नाम है टेरिडोफाइटा। क्या नाम है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा प्लांटी का तीसरा वर्ग है। अब देखो जैसे हमने ब्रायोफाइटा की बात की थी वैसे टेरिडोफाइटा की भी बात करते हैं। पहले तो ये टेरिडोफाइटा है जो ये किससे मिलकर बना होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है वही देख लीजिए, उसी से अपने को काफी नॉलेज मिल जाता है। कैसे? कि ये एक तो पहला तो यही भी क्या है? एक प्रकार का ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब टेरिडोफाइटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है टेरोन से, टेरोन शब्द से, और एक बना है अपना फाइटोन शब्द से। ठीक है। टेरोन का मंत्र क्या होता है? देखो टेरोन एक ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश में बात की जाए तो इसका होता है फेदर। क्या होता है? इंग्लिश में इसका वर्ड क्या होता है? मीनिंग फेदर, यानी कि हम बात करें तो पंख, पंख हिंदी में। और फाइटोन का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर प्लांट्स, और हम बात करें तो पादप। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा क्या रहेंगे? टेरिडोफाइट्स वह रहेंगे यानी कि ऐसे पादप। कौन से पादप? जिनकी संरचना
अब जिनकी क्या संरचना, यानी कि इनकी जो पत्ती होती है, जिनकी पत्ती की जो संरचना होती है, जिनकी पत्ती की संरचना पंख के समान हो, ऐसे पादप जिनकी पत्तियों की संरचना पंख के समान हो, यानी कि जो पक्षियों के पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, उसके समान हो, तो उस प्रकार के प्लांट को टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। वो टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं, यानी कि पंख के समान आकृति वाले पादप। अब ये क्या होता है कि इन पादपों की मैं बात करूं तो ये पादप सहवन युक्त होते हैं। क्या होते हैं? सहवन युक्त होते हैं, यानी कि इसके अंदर सहवन तंत्र पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम वगैरह वाला। ठीक है, सहवन युक्त ये होते हैं, लेकिन यह अपुष्पोद्भिद भी होते हैं। अपुष्पोद्भिद यानी कि फ्लावर्स से नहीं आएंगे। ठीक है, अपुष्पोद्भिद होते हैं। तो इसके आधार पर हम इन्हें क्या कह सकते हैं? इसके आधार पर हम इन्हें कह सकेंगे क्या कि सहवनी अपुष्पोद्भिद पादप। सहवनी अपुष्पोद्भिद पादप, सहवनी अपुष्पोद्भिद पादप किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादपों को सहवनी अपुष्पोद्भिद पादप कहते हैं। अब इसकी जातियों की बात की जाए तो इंडिया के अंतर्गत, यानी कि भारत की मैं बात करूं तो भारत के अंदर कुल 1000 इसकी जातियां पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंतर्गत केवल और केवल 63 यानी कि 63 जातियां पाई जाती हैं। किसकी? टेरिडोफाइटा की। ठीक है, ये इसका हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वर्ग है, इनके ऊपर क्या डिटेल में पूछा जाएगा कि इसका शब्द किससे बना होता है, इसका मतलब क्या है, कौन से पादप होते हैं, कितनी जातियां भारत में पाई जाती हैं, और ज़्यादा डिटेल यानी कि अपने राजस्थान या स्टेट लेवल का एग्जाम होगा तो राजस्थान के अंदर पाए जाने वाली जातियों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं वही महत्व कि ये अपने लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है या नहीं है इनका कुछ। तो इनका महत्व की बात की जाए तो कुछ ऐसे पादप होते हैं, कौन से? टेरिडोफाइट्स, जो कुछ न कुछ रोगों के उपचार में, कुछ न कुछ मवेशियों के चारा के रूप में, या कुछ है जो जेवरात के चमकाने के लिए ऐसे काम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंजियोप्टेरिस। क्या नाम करते हैं? एंजियोप्टेरिस एक पादप है। कौन सा पादप है? एक टेरिडोफाइट्स है। एंजियोप्टेरिस एक टेरिडोफाइट्स है जो कुत्ते के काटने वाले रोग के, कुत्ता का काटना, यानी कि हम बात करें साइंस की भाषा में तो रेबीज रोग के इलाज के लिए ये क्या काम करते हैं? औषधि के रूप में इस पादप का उपयोग लिया जाता है। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा होता है आस्मांडा रिगिलिस। क्या होता है? आस्मांडा रिगिलिस, या नाम है आस्मांडा रिगिलिस। ये एक टेरिडोफाइट्स है। क्या है? टेरिडोफाइट्स है। आस्मांडा रिगिलिस एक टेरिडोफाइट्स पादप है जिसके अंतर्गत किसकी? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कैल्शियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हड्डी रोग के उपचार हेतु, हड्डी रोग के उपचार हेतु औषधि के रूप में काम में लिया जाता है आस्मांडा रिगिलिस पादप। ठीक है, और मैं बात करूं तो और है एक इक्विसिटम पादप। क्या है? इक्विसिटम, राजस्थान के अंतर्गत पाए जाने वाली जाति है। इक्विसिटम पादप इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखो इक्विसिटम औषधि के रूप में भी काम आता है और भी इसके कई काम है। पहले देखते हैं औषधि के रूप में इक्विसिटम पादप है, इसका उपयोग स्त्री जननांग रोग होते हैं, स्त्रियों के जननांग रोग, उसके उपचार हेतु काम में लिया जाता है। ठीक है, इक्विसिटम को। अब इसके अंदर क्या होता है कि इक्विसिटम की राख होती है, इसको जलाने पर जो राख बचती है, तो इक्विसिटम की राख के अंतर्गत सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी? इसकी राख के अंतर्गत सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। अब सिलिका आपको पता है क्या करता है? चमकने वाली चीज़ है। तो इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट्स है, इसकी राख के अंतर्गत सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। अब सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो ये क्या कार्य में आएगा? यह जेवर यानी कि जेवरों के ऊपर चमक लाने के लिए, पॉलिश करने के लिए, पीतल की धातुएं बनाने के लिए, और क्या काम आएगा? लकड़ी को चमकाने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी काम आता है। तो इसका औषधीय के साथ साथ औद्योगिक महत्व भी हो गया। किसका? इक्विसिटम का। इक्विसिटम बहुत एग्जाम की रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी है, राजस्थान में भी पाई जाती है कुछ बातें। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो एक और लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल, टेरिडियम। टेरिडियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मवेशियों के चारे के रूप में, टेरिडियम टेरिडोफाइट्स पादप हैं जो
चारा के रूप में, यानी कि चारा की बात की जाए एज ए फूडर की बात करूं मैं किसके, मवेशी पशुओं के, तो उनके रूप में ये काम में ले जाता है। तो मुख्यतः हम बात कर रहे थे टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से ग्रीक वर्ड है दो, टेरोन और फाइटोन। टेरोन का मतलब होता है फेदर यानी कि पंख, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स यानी कि पादप। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियों की संरचना पंख के समान होती है, यानी कि पक्षियों के पंखों के समान नजर आती है। ठीक है, इन प्लांट के अंतर्गत सहवन पुल पाए जाते हैं, लेकिन ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, तो इसी के आधार पर इन्हें सहवनी अपुष्पोद्भिद पादप भी कहा जाता है। इंडिया के अंतर्गत 1000 जातियां पाई जाती हैं और राजस्थान के अंतर्गत टेरिडोफाइटा की 63 के आसपास जातियां मिलती हैं। ठीक है, इसके महत्व की बात करें हम तो महत्व में एंजियोप्टेरिस है जो एक पादप होता है जो रेबीज रोग के इलाज के लिए काम में आता है। आस्मांडा रिगेलिट्स हड्डी रोग के उपचार के लिए काम में आता है। इंपोर्टेड है इक्विसिटम पादप जिसका उपयोग स्त्री जननांग उपचार हेतु किया जाता है। साथ साथ इसका औद्योगिक मात्रा में भी बहुत उपयोग है क्योंकि इसकी राख के अंदर से सिलिका की मात्रा ज़्यादा मिलती है और सिलिका जेवर चमकाने, पीतल के पात्र चमकाने और लकड़ी चमकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और अंत में हमने बात की थी कि टेरिडियम पादप है जो चारा के रूप में यानी कि मवेशी पशुओं के फूड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो हम प्लांटिवर्ग की बात कर रहे थे, हमने प्लांटिवर्ग के अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात कर ली है। अब केवल 2 चीजें बची हैं प्लांटी के अंतर्गत, वो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए हम चौथे नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म वर्ग, क्लास जिम्नोस्पर्म। अब हम बात करेंगे प्लांटी का अगला वर्ग कौन सा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, क्लास जिम्नोस्पर्म्स। अब बात की जाए कि इस वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, हमने एल्गी से स्टार्ट किया था, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तक पादपों के बारे में पढ़ा था। हर एक की अपनी एक विशेषता थी, तो इनकी भी कुछ न कुछ विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए इनका पहला तो कि जिम्नोस्पर्म यह वर्ड किससे मिलकर बना है। पहले आप वर्ड को खोज लीजिए, आधी से ज़्यादा इसकी जानकारी अपने को ऐसे ही पता चल जाएगी। जिम्नोस्पर्म भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से 2 ग्रीक वर्ड हैं, दोनों ग्रीक वर्ड की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक वर्ड होता है जिम्नोस, क्या होता है, जिम्नोस। जिम्नोस्पर्म्स एक जिम्नोस वर्ड से मिलकर बना है। दूसरा वर्ड है स्पर्मा, क्या है, स्पर्मा। अब देखो जिम्नोस का मतलब क्या होता है, स्पर्मा का मतलब क्या होता है, तो ये दोनों ग्रीक आएंगे। इंग्लिश में मतलब होता है जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, यानी कि हम बात की जाए तो नग्न, नेक्ड का मतलब होता है नग्न और सीड का मतलब होता है बीज। तो इनका हम बात करेंगे तो इस प्रकार कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले पादपों को हम क्या कहा जाता है, नग्न बीजी कहा जाता है। यानी कि इनका बीज होता है वो फलों के अंतर्गत सुरक्षित नहीं रहता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बीज फलों में सुरक्षित नहीं, बीज फलों में सुरक्षित नहीं रहते हैं। यानी कि ऐसे पादप जिनके बीज फलों के अंतर्गत सुरक्षित नहीं रहते उन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इन्हें अनावर्त बीजी भी कहा जाता है और इन्हें नग्न बीजी भी कहा जाता है। अनावर्त बीजी व नग्न बीजी जीव भी कहा जाता है। ठीक है, पादप भी कहा जाता है। नॉर्मली बात कर ली इसके वर्ग को लेकर, तो ये जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है ये किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। किसने, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। थियोफ्रेस्टस कौन थे, अब बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थे। ठीक है, ये तो इसकी जनरल जानकारी होगी। और कोई डिटेल में पूछ ली जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका है कि यह सबसे छोटा वर्ग है। क्या है, पादप जगत का सबसे छोटा वर्ग है। पादप जगत का सबसे छोटा वर्ग है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी, क्या आएगी, नोट लगा के लिखिएगा। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट करके बता देता हूँ कि ये जो जिम्नोस्पर्म है वो सबसे छोटा वर्ग है। तो विश्व के अंतर्गत भी केवल 7000 के आसपास जातियां मिलती है और भारत के अंतर्गत केवल 100 के आसपास, या उसके भी फिक्स कोई फैक्ट नहीं आया। लेकिन इसके केवल राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंतर्गत केवल एक जाति मिलती है, किसकी, जिम्नोस्पर्म की, जिसका नाम है एफिड्रा फोलिएटा। राजस्थान में जिम्नोस्पर्म की केवल
एक जाति, केवल एक ही जाति। अब कौन सी एक ही जाति है? एफिड्रा फोलिएटा। याद रहना चाहिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंतर्गत ये एफिड्रा फोलिएटा, एफिड्रा फोलिएटा, यानी कि राजस्थान में जिम्नोस्पर्म की केवल एक ही जाति एफिड्रा फोलिएटा पाई जाती। अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज इस वर्ग के अंतर्गत यही है कि राजस्थान के अंतर्गत कौन सी जाति पाई जाती है और कितनी पाई जाती है? केवल एक जाति पाई जाती है, नाम है एफिड्रा फोलिएटा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम इसके महत्व की, ये अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये वर्ग। तो देखना, इस जो पादप वर्ग जिम्नोस्पर्म है क्लास, इसकी बात की जाए तो पहले तो यही है कि इसका उपयोग, ये एक प्रकार के इमारती काष्ठ है। इमारती काष्ठ मतलब कि इनकी जो लकड़ियां होती है वो इमारत बनाने में मददगार होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात की जाए तो टैक्सोडियम एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, पादप है टैक्सोडियम। टैक्सोडियम पादप का नाम है, जो एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, जिससे अपने को पता है कि लकड़ी बनाई जाती है। लकड़ी के अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है। प्लाईवुड बनता है, जिससे क्या बनता है? प्लाईवुड, जो दरवाजे वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है प्लाईवुड, वो टैक्सीडियम से बनता है। ठीक है, टैक्सोडियम। और बात की जाए तो इनसे कुछ क्या होती है? रेजिन व टेनिन भी प्राप्त किए जाते हैं। रेजिन व तेल, टेनिन वगैरह, रेजिन व तेल भी जिम्नोस्पर्म के पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे पाइनस की जो जाति होती है जिम्नोस्पर्म के पादपों की, पाइनस जाति से रेजिन व तेल वगैरह प्राप्त किए जाते हैं। और एक और इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये कागज बनाने में भी उपयोगी होता है। कागज बनाने में उपयोगी होता है। कागज बनाने में किस प्रकार उपयोगी? कि इसकी एक जाति है पाइसिया, क्या नाम है जाति का? पाइसिया जो जाति होती है जिम्नोस्पर्म की, उसका उपयोग पेड़ पौधों के द्वारा कागज बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी कवर कर ली है। कि जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? अनावर्त बीजी, नग्न बीजी कहा जाता है। थियोफ्रेस्ट, फादर ऑफ थियोफ्रेस्ट, जो फादर ऑफ बॉटनी है, इन्होंने ये जिम्नोस्पर्म वर्ड दिया था। इसका मतलब क्या होता है? जिम्नोस का मतलब नेक्ड मतलब कि नग्न, और स्पर्मा मतलब सीड मतलब बीज। तो ऐसे पादप जिसके बीज फलों के अंदर सुरक्षित नहीं रहते हैं, उस प्रकार के पादपों को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। सबसे छोटा वर्ग है ये, और राजस्थान के अंतर्गत केवल इसकी एक जाति पाई जाती है एफिड्रा फोलिएटा, और इस चीज़ का उपयोग इमारती काष्ठ, तेल व रेजिन प्राप्त करने में और कागज बनाने में किया जाता है। अपना जो प्लांटी का अंतिम वर्ग क्लास बची है वो अपनी है एंजियोस्पर्म। तो चलिए हम एंजियोस्पर्म के बारे में भी देखते हैं। हमने मुख्य प्रकार की तीनों चीज़ों के बारे में बात की है, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली की चौथा जो जगत था, जगत प्लांटी, वो मुख्यतः 5 वर्गों के अंतर्गत बटा हुआ था, जिसकी हम बात कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था एल्गी से, सेवाल से लेकर, सेवाल के बाद हमने बात की थी ब्रायोफाइटा की, फिर हमने बात की टेरिडोफाइटा की, उसके बाद हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म की, और आते आते हम अंतिम चरणों में आ चुके हैं। और अंतिम वर्ग कौन सा है? अंतिम है अपना एंजियोस्पर्म। कौन सा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म, इसी के नाम को अगर हम तोड़ के देखें तो इसका नाम क्या है? कि एंजियोस का मतलब क्या होता है? एंजियोस का मतलब होता है कि फल भित्ति कवरिंग, ठीक है, पात्र जिसे हम बोल सकते हैं। स्पर्मा मतलब बीज, यानी कि इसकी बात करूं, बीज किसी न किसी पात्रनुमा संरचना में सुरक्षित या आवृत, सुरक्षित या आवृत, यानी कि एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो इनके अंदर के बीज पाए जाएंगे और किसी न किसी पात्र या आवरण से सुरक्षित रहेंगे। तो इसी के आधार पर इन्हें कहा जाता है कि आवर्त बीजी। क्या कहा जाता है? आवर्त बीजी, ठीक है। अब किसके अंतर्गत सुरक्षित रहेंगे बीज? तो बीज इनके अंदर किसके अंदर सुरक्षित रहते हैं? फल भित्ति से आवृत रहते हैं। किससे? फल भित्ति, पेरिकार्प होती है, फल भित्ति से आवृत रहते हैं। फल की जो भित्ति होती है उसके अंदर आवृत रहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहला पुष्पी पादप समूह है। ये क्या है? पुष्पी पादप समूह है, यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनके ऊपर फूल लगेंगे। फूल लगेंगे मतलब कि एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी कि इनका अंडाशय इनके अंदर क्या रहता है? अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय उपस्थित होता है, जो आगे चलकर किसके अंतर्गत बदल जाएगा? फल के अंतर्गत बदल जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा।
ठीक है। नॉर्मल सी बात की जाए तो इसकी भारत के अंतर्गत मुख्यतः बात करें तो एंजियोस्पर्म की यानी कि आवर्तबीजी की भारत के अंतर्गत 17,622 जातियां पाई जाती है और राजस्थान के अंतर्गत बात की जाए तो केवल 2200 जातियां पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म की। ठीक है, ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका महत्व क्या है? महत्व देखिए, एंजियोस्पर्म का महत्व हम 3 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। क्या क्या टॉपिक याद कीजिएगा? हमने जब वैज्ञानिक नाम की बात की थी उसके अंदर भी हमने इसमें पढ़ा था, क्योंकि इसका महत्व क्या है, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, जो भी दालें वाली फसलें हैं, जो भी मुख्य प्रकार के मसाले हैं, तेल है, वो सभी देने वाले पादप क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि फल उन्हीं के लगता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पुष्पी पादप समूह है जिसके अंदर अंडा से उपस्थित होता है, अंडा से आगे चलकर फल बना देता है। तो जो भी दाल, तिलहन, खाद्यान्न, मसाले, जो भी हमने मुख्य प्रकार के रेशे वाले पादप हैं, जो हम बात करते हैं मटर वगैरह रेशे वाले पादपों में अलग बात करें, मूंगफली वगैरह तेल वाले पादप हैं, नारियल वाले पादप हैं, हमने वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत इनको पढ़ा है। इनको हमने खाद्यान्न के अंतर्गत पढ़ा है। मुख्य रूप से हमने अलग अलग कैटेगरीज वाइज इसके एग्जाम्पल या महत्व को देखा है। केवल हम 2-3 चीजें लिख देते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट। पहले है कि ये धान्य यानी कि धान वाली जो फसलें होती है वो होती है, जैसे गेहूं की एक एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, गेहूं टिट्रिकम एस्टाइवम। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो गेहूं टिट्रिकम एस्टाइवम। दूसरे की बात की जाए तो दाल है, मटर बात कर लेते हैं, पायसम सटाइवम। और बात करूं तो मुख्य रूप से तेल है, जैसे नारियल की बात की जाए तो कोकस न्यूसिफेरा है, तेल, नारियल, कोकस न्यूसिफेरा। और मुख्य रूप से अगर एक मसाले का एग्जाम्पल है तो मसाले का यही रह जाएगा अपना धनिया, जिसे नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिया जिसे कहते हैं कोरिएंड्रम सटाइवम। तो यहाँ पर अपना जो पंच जगत प्रणाली का चौथा पार्ट था प्लांटी के हमने 5 वर्गों के बारे में बात कर लिया है। हमारा जो अंतिम बचा है पंच जगत प्रणाली का वो है एनिमेलिया। उसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको पूरा समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जो प्लांटी से रिलेटेड से एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कंप्लीट चीजें देखी है हमने। याद रखना, इसका जो महत्व का एग्जाम्पल और देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत वैज्ञानिक नाम का एक सीरीज चली है, उसके अंदर आप देख सकते हो। खाद्यान्न वाली सीरीज के अंदर भी देख सकते हो। इसके पूरे एग्जाम्पल को हमने डिटेल वही वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको, वो आपको लिंक भी मिल जाएगी इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की, जिससे आप आसानी से वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अपना जो लास्ट क्या बचा है, लास्ट बचा है केवल एनिमेलिया। उसका हम अभी एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अपने जो क्लासिफिकेशन का अंतिम पार्ट था, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका ये अंतिम पार्ट का लास्ट सेशन हो गया। इसके बाद अपना जो सिलेबस है वो पटवार और कांस्टेबल का संपूर्ण होने जा रहा है। हम वर्गीकरण की बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन में, और पंच जगत प्रणाली का आधार पर सबसे लास्ट में था एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। हमने स्टार्ट किससे किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया आ गया जंतु जगत। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके वर्गों को लेकर, कैसे कि जंतु जगत को 2 वर्गों में बांटा गया। एक है प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ, जिसके अंतर्गत आता है यानी कि एक कोशिकीय ससीम केंद्र की, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकेरियोटिक जीव होंगे, वो वाले क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएंगे। अमीबा वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, फिर आता है मेटाजोआ संघ। इस वर्ग में क्या होता है कि बहुकोशिक होते हैं और ससीम केंद्र की, यानी कि बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जीव बनेंगे, लेकिन होंगे क्या कि वो यूकेरियोटिक होंगे। इसको फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक है इसका भाग पैराजोआ, जिसके अंतर्गत पोरीफेरा संघ आता है, जिसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, स्पॉन्जिला वगैरह होते हैं। और एक होता है इसका वर्ग यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ फिर आगे चलकर 2 भागों में बढ़ता है। और एक इसका वर्ड होता है रेडिएटा, जिसका एग्जाम्पल है संघ सिलेंट्रेटा, हाइड्रा वाला संघ होता है जिसके अंतर्गत। और एक इसका जो संघ होता है बाइलेटेरिया। अब बाइलेटेरिया क्या होता है कि ये मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से? अगुइये, कूटगुइये और गुइये प्रकार का। यानी कि अगुइये की बात की जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ इसके अंतर्गत आता है। आप प्लेनेरिया वगैरह के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। और कूटगुइये में आता है निमेटोजोआ, जिसे हम एस्के हेल्मिन्थीज, एस्केरिस वगैरह इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। और गुइये जो संघ होता है वो 2 महासंघों के अंतर्गत बटा रहता है। 2 बड़े महासंघ कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना साइजोसिलामेटा और एक होता है एंटेरोसिलामेटा। अब देखो साइजोसिलामेटा क्या रहेगा और एंटेरोसिलामेटा क्या रहेगा। साइजो का मतलब होता है इसके अंतर्गत 3 वर्ग आएंगे। कौन से? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनेलिडा का एग्जांपल है लुम्ब्रिकस,
आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल रहेगा लिमुलस और मोलस्का का एग्जाम्पल रहेगा यूनियो। ठीक है, और एंटेरोसिलामेटा क्या होता है कि ये भी 3 मुख्य संघ में बटा होता है। एक होता है इकाइनोडर्मेटा, जिसका एग्जाम्पल अपने को पता है तारा मछली, स्टार फिश। मैंने पहले भी बताया था कि जिसके पीछे फिश आए जरूरी नहीं कि वो मछली हो, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। दूसरी बात की जाए हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल एक ही है, वो है बेलेनोग्लोसस। क्या है? बेलेनोग्लोसस। और एक महासंघ होता है इसके अंतर्गत कोर्डेटा। कोर्डेटा 5 मुख्य वर्गों के अंतर्गत बटा रहता है। महावर्ग पिसीज यानी मछलियों वाला, एवीज यानी पक्षियों वाला, रेप्टिलिया मतलब कि सरीसृप सांपों वाला, एम्फीबिया मतलब कि उभयचर वाला, और मेमेलिया मतलब कि स्तनधारी वाला। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है कि आप इसको सीरीज वाइज रट लो। कैसे? कि ये जो सारणी है अपने को याद रखने का आसान तरीका है कि पहले सभी जीवों को 2 भागों में बांटो। एक तरफ लिखो आप कोर्डेटा वाले, एक तरफ लिखो नॉन कोर्डेटा वाले। कोर्डेटा का मतलब ऐसा समझ लीजिए जिसके अंतर्गत नोटोकॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसके अंतर्गत ये 5 ही एग्जाम्पल है, पिसीज, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमेलिया। नॉन कोर्डेटा की बात की जाए तो संघ को रट लो, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेडा। नॉर्मल बात की जाए तो निडेरिया संघ है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्टिहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इन सबको रट लो, एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए, बहुत है, सफिशिएंट है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। तो यहाँ तक अपना जो सफर था वो पटवार कांस्टेबल का यहाँ पर समाप्त होता है। आपको जीव विज्ञान के सारे टॉपिक इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप एनवीआर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।